ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कॉमेडीज। कॉमेडीज में शेक्सपियर की पॉपुलर कॉमेडीज ये हैं, जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, द लेबर्स लॉस्ट है, और हिस्ट्रीज में ये है। अच्छा, अब जो यहाँ पे बात समझने की है वो ये है कि कॉमेडीज शेक्सपियर की इतनी मेच्योर नहीं थी, और जो हिस्ट्रीज की जो राइटिंग है उसमें शेक्सपियर की ज्यादा मेच्योर राइटिंग है। अगर हम इसको देखें तो शेक्सपियर ने जो 1600 से पहले पहले तक, ठीक है, 1600 के बाद 17वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, और 17वीं सेंचुरी से पहले पहले तक शेक्सपियर ने ज्यादा कॉमेडीज लिखी हैं, और कॉमेडीज भी वो जो बहुत ज्यादा कॉमिक थी। ठीक है। और उसके बाद 1600 के बाद अपनी डेथ तक शेक्सपियर ने सीरियस कॉमेडीज लिखी हैं, और शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं। ठीक है। और उसने हिस्ट्री ज्यादा लिखी है, या पब्लिशिंग में ज्यादा उसकी आपको ट्रेजेडीज ही नजर आती हैं। सो द हिस्ट्रीज वर मोर काइंड ऑफ, उसकी जो डेथ से पहले वाली राइटिंग है उसमें आपको हिस्ट्री ज्यादा नजर आती हैं, और अगर कॉमेडीज हैं तो वो भी ट्रेजी कॉमेडीज हैं। सो मेच्योर कॉमेडी जो इसकी हैं उसके अंदर ट्वेल्थ नाइट है, जिसको आप जोवियल गुड ह्यूमर कह सकते हैं। उसके अंदर सर टोबी बेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये हमने पढ़ा था। और द अर्बन वर्ल्डली वाइज कॉमेडी ऑफ टचस्टोन इन एज यू लाइक इट, की टचस्टोन के अंदर यूं समझे कि जैसे फूल का कैरेक्टर होता है तो फूल का नाम ये था, टचस्टोन। और कॉमिक सीन जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर, मर्चेंट ऑफ वेनिस यू नो कि ये भी एक तरह की ट्रेजी कॉमेडी ही है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेजेडी वाले एलिमेंट्स हैं। And then coming towards the Much Ado About Nothing, which is a comedy, are full of vitality. They contain more comic situations. So ये इसकी mature comedies हैं तीन। Then the great tragedies, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, these are the four great tragedies of Shakespeare. Okay. देन कमिंग टूवर्ड्स रोमन प्लेस। रोमन प्लेस कौन से हैं? वो जो कि रोमन एम्परर्स के लाइफ के ऊपर बेस्ड हैं, या उनकी नेम्स उठाए हुए हैं। और इन रोमन प्लेस में एक एमसीक्यू जो आता है वो ये है कि रोमन प्लेस आपको दिया हुआ होगा ऊपर, और नीचे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसके अंदर जूलियस सीजर होगा, एंटनी होगा, ये होगा। इसके अलावा आपके पास किंग लेयर भी होगा। तो किंग लेयर पे मत लगाइएगा, क्योंकि किंग लेयर कोई रोमन जो एम्परर है उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड नहीं है। एज सच इट इज नॉट अ हिस्ट्री, इट इज टोटली अ ट्रेजेडी। ये हिस्ट्री के कैटेगरी के अंदर नहीं आता शेक्सपियर की। सो लास्ट प्लेस जो है इसके, जो कि इसने अपनी डेथ से बहुत पहले लिखे, वो है सिम्बली इन द विंटर स्टेट एंड द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट जो है ये वो वाहिद प्ले है शेक्सपियर का जिसके अंदर जो आपकी तीन की तीन यूनिटीज जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, यानी कि प्लेस भी है, यूनिटी ऑफ टाइम भी है, यूनिटी ऑफ एक्शन भी है। ये एक आइलैंड के ऊपर बेस्ड हुई स्टोरी है। देन द बेन जॉनसन, शेक्सपियर के बिल्कुल साथ ही हम इसको पढ़ते हैं इसलिए बिकॉज शेक्सपियर की डेथ के फौरन बाद इसने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म लिखना स्टार्ट किया, एंड ही वाज नॉट ओनली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर बट आल्सो एडमायरर एंड क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर। सो शेक्सपियर पे इसने बहुत सारी अपने वर्क्स लिखे थे शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म करने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए। इसने इसका जो अपना जॉनरा है वो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये इसके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ऊपर बेस किए हुए इसके वर्क हैं। और ही इज बेस्ट नोन फॉर दीज प्लेस। एंड वॉलपॉन इसका प्ले है, इसका ये एमसीक्यूज में आता होता है वॉलपॉन कि ये किसने लिखा। एंड अनदर इज द अल्केमिस्ट। और इसके बारे में, बेन जॉनसन के बारे में ही अगर हम देखें, सो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर का एक एक एप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म के ऊपर एक वर्क लिखा था, व्हिच वाज द टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवड। सो एक बहुत ही लेंथी एक पोइम है जिसमें उसने शेक्सपियर को बयान किया है, उसकी एप्रिसिएशन की है। और उसकी जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है वो है द स्वीट स्पैन ऑफ अवॉन, व्हाट अ साइट इट वर टू सी दी इन आवर वाटर्स डिड अपीयर। सो द स्वीट स्पैन ऑफ अवॉन, इफ यू सी, एवॉन वो रिवर है जहाँ शेक्सपियर रहता था, उसके साथ वाला रिवर है। ये लंदन के करीब की एक जगह है। और स्वैन का मतलब होता है बर्ड, या पोइट भी होता है इसका मतलब। तो स्वैन ऑफ अवॉन वो शेक्सपियर को कह रहा है, और वो उसकी एप्रिसिएशन कर रहा है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर जो है उसकी द वाइट डेविल है, द डचेस ऑफ माल्फी है, दिस आर इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। इनके आपको नाम पता होने चाहिए कि इनके नाम कौन कौन से हैं, और उनका कोई एक आधा वर्क आपको मतलब माइंड में ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ये एलिजाबेथन एरा के राइटर्स है। वरना इनकी राइटिंग स्टाइल पे और इनकी जो अंदर की स्टोरी लाइंस हैं इनके प्लेस की, उन पे कभी भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते।
देन वी हैव द की फैक्ट्स अबाउट द एलिजाबेथन एरा। सो की फैक्ट्स में सबसे पहले यही है कि क्वीन मैरी कौन थी। क्वीन मैरी जो है शी वाज द क्वीन ऑफ स्कॉट्स, और शी वाज द वन हु रूल्ड ड्यूरिंग दिस एरा, also known as Mary Stuart or Mary the First of Scotland, was the Queen of Scotland from 14 December 1542 until her forced abdiction in 1567. The only surviving legitimate child of James V of Scotland. मैरी जो है ये बेसिकली इसका एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग और फेयरफुल सा इम्पैक्ट है एलिजाबेथन एरा पे। मैरी एक ऐसी क्वीन थी जिसने बहुत ज़्यादा किलिंग और मैसेकर्स वगैरह करवाए थे, और मैरी वाज ट्राइड ऑफ ट्रेजन at where she remained in captivity until her execution। इसकी एग्जीक्यूशन हो गई थी, और she was called the bloody Mary। bloody Mary क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे उनको कत्ल करवाया था, और हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट की तादाद में इसने कत्ल करवाया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको इस एलिजाबेथन एरा के बारे में पता होनी चाहिए, 1517 इज द डेट जब आपका रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रिफॉर्मेशन क्या था? बेसिकली कैथोलिक्स थे, ठीक है, और एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट्स। और आपको पता होगा कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये दो अलग अलग सेक्ट्स हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं आपकी क्रिश्चियनिटी के अंदर। जब एलिजाबेथन एरा स्टार्ट होता है तो एक बंदा था जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर प्रीस्ट। मार्टिन ल्यूथर प्रीस्ट जो है ये कैथोलिक्स के अगेंस्ट था, ही वाज अ प्रोटेस्टेंट। तो इसने क्या किया? इसने रिफॉर्मेशन लेकर आया। इसने कहा कि चर्च जो है बेसिकली कैथोलिक्स में, इसकी बात बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन एक समरी जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वो ये है कि कैथोलिक्स जो थे वो ये कहते थे कि आपको प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन होना चाहिए, कि आप चैरिटी करें, आप अच्छा काम करें, आप हर संडे चर्च को जाएं, आप बाइबल रीड करें। बट प्रोटेस्टेंट्स ये कहते थे कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन होना लाजमी नहीं है। वो ये कहते थे कि इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। हर वो बंदा जिसके दिल में ईमान है और फेथ है, गॉड विल फॉरगिव हिम एंड दैट्स इट। सो ये क्लैश था, और मार्टिन लूथर प्रीस्ट जो था उसने उस टाइम पे बहुत ज्यादा इस चीज को अपोज किया। और 1570 जो है 1517 ये डेट है, यानी कि 1517 इज अ डेट जो कि आपके एमसीक्यू में आती है कि रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर जो प्रीस्ट है उसकी कौन सी डेट को हुई थी, या किस डेट पे वो ज्यादा उसका फोकस था। मार्टिन लूथर प्रीस्ट नाम है इसका, मार्टिन लूथर किंग नहीं है, वो एक अलग बंदा था जो कि पॉलिटिशियन था। सो मूविंग ऑन टू रिनाइसेंस। रिनाइसेंस इन इटसेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और रिनाइसेंस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 40 से 70 सेंचुरी तक इसकी डेट है, और इसमें ये हुआ था कि मार्टिन लूथर प्रीस्ट जो था वो आया था और उसने कुछ रिफॉर्मेशन लेकर आया था, और दैट इज ऑल अबाउट रिनाइसेंस। प्रिंटिंग प्रेस, इसके अंदर से एक पॉइंट निकलता है कि प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी ड्यूरिंग रिनाइसेंस एज। और प्रिंटिंग प्रेस एक्चुअली जो इन्वेंट किया था वो गटनबर्ग ने किया था। गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, तो इसने इन्वेंट किया था अराउंड 1436, राइट, मतलब 15वीं सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में। लेकिन इंग्लैंड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आया था, विलियम कैक्सटन लेकर आया था इसको, और तकरीबन 1470s के अंदर विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड के अंदर बहुत ही कॉमन किया। और मूविंग ऑन टू पैट्रोनेज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किंग जो है वो स्पॉन्सर करते थे, यानी कि पैसे दिया करते थे राइटर्स को टू राइट फॉर देम, दैट वाज कॉल्ड द पैट्रोनेज। Then we have the 17th century, which is also called the Age of Milton. So 17th century क्या थी? Age of Milton थी, और ना सिर्फ Age of Milton बल्कि Puritan Age भी कहा जाता है। So Puritan Age में मिल्टन वाज द मोस्ट फेमस। जैसे एलिजाबेथन एरा के अंदर शेक्सपियर और जो मार्लो हैं ये फेमस हैं, प्यूरिटन एज में सिंपली पहला नाम मिल्टन का ही आता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन जो है उसकी बर्थ का आपको डेट याद होनी चाहिए और डेथ की भी, और ये कि लंदन से बिलोंग करता है, और ये क्रिस्ट कॉलेज में इसने अपनी एजुकेशन हासिल की, और बहुत ही एजुकेटेड था, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। और मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट, पोलेमिक क्रिटिक भी था और पेम्फलेटियर भी था, और ये बहुत ही सीथिंग क्रिटिसिज्म किया करता था प्यूरिटन्स, और जो सॉरी प्यूरिटन्स पे तो नहीं बिकॉज इन इटसेल्फ ये एक प्यूरिटन ही था, लेकिन बहुत ही सीथिंग क्रिटिसिज्म किया करता था उन लोगों के ऊपर जो कि
सेंसरशिप करवा रहे थे उस दौर में। बेसिकली प्यूरिटन एज थी क्या, कि जो प्यूरिटन्स थे वो उस दौर के जो राइटर्स हैं और जो चर्च है और जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। प्यूरिटन्स ये कहते थे कि उनके अपने रूल्स से बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आजकल के दौर में जो हमारी मीडिया है उसके लिए पेमरा है। पेमरा इज अ सेंसरशिप बोर्ड फॉर मीडिया, एंड जस्ट लाइक दैट प्यूरिटन्स जो हैं उन्होंने अपने कुछ सेंसरशिप बोर्ड बिठा दिए थे ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज। और 1642 में इन्होंने थिएटर्स को जला दिया था, बंद करवा दिया था, क्योंकि दे वर नॉट लाइकिंग द कंटेंट दैट वाज बीइंग रिटन एंड पब्लिश्ड एंड परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट एरा। वही कहते थे कि रिलीजन की कुछ बाउंड्रीज हैं और ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग थे। सो मिल्टन जो है वो इस चीज से अगेंस्ट था और वो बिल्कुल भी इनकी क्रिटिसिज्म को कोई यूं समझें कि इम्पोर्टेंस नहीं देता था। इसने ही केप्ट ऑन राइटिंग द राइटिंग्स दैट ही वाज सपोज्ड टू राइट। इसने बहुत ही रिलीजन के ऊपर बातें मतलब कंटेंट लिखा। फॉर इंस्टेंस पैराडाइज लॉस्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि इट वाज अ स्टोरी राइट फ्रॉम द बाइबल। और उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटन जो है ही इज द हीरो, और जो रीगेन्ड है उसके अंदर एडम जो है वो हीरो है। सो इस चीज को ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था इसको, बट येट ही केप्ट ऑन राइटिंग व्हाट ही वाज सपोज्ड टू राइट। सो पैम्फलेट्स इससे लिखे थे बहुत ज्यादा एंटाई पॉलिटिक्स से अगेंस्ट और रिलीजन के अगेंस्ट उस दौर में। रिलीजन का मतलब ये है कि जो रिलीजन के ऊपर के नाम पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी उनके अगेंस्ट। 1643 में मिल्टन जो है उसकी ही मैरिड अ विमेन and she left Milton and did not return for 2 years. The unfortunate incident led Milton to write two strong pamphlets on divorce. The greatest of all his political writings is the Areopagus. So ये बहुत important इसका work है। ये इसने लिखा था उस वक्त की जो लिबर्टी ऑफ प्रेस है, जो उस वक्त का एक सेंसरशिप था उसके अगेंस्ट। तो ये डेट याद होनी चाहिए इस वर्क का नाम। उसके बाद मिल्टन की कुछ अर्ली पोइम्स हैं जिसमें है ऑन शेक्सपियर एंड ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। इसके अलावा एलेग्रो है विच इज अबाउट अ पर्सन हु इज वेरी सैड। और एक और सॉरी अबाउट अ हैप्पी मैन, एक और पोइम है इसकी पेंसारो विच इज अबाउट अ सैड मैन। ये दो लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स हैं इसकी। और ये भी आपको याद रहे कि मिल्टन की ये दो नैरेटिव लॉन्ग पोइम्स हैं और शेक्सपियर की भी दो ही लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स थी, वेनिस एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूट्री। कॉमर्स जो है वो इसका एक मास पोइम है। मास पोइम क्या होता है? मास बेसिकली जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइम ही होती है, लेकिन इट इज अ पोइम दैट इज मेंट टू बी परफॉर्म, दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म। उसके अंदर एक ड्रामेटिक क्वालिटी होती है। मास्क में एक ऐसी पोइम होती है जिसमें परफॉर्मेंस का एलिमेंट होता है, और जो परफॉर्मर्स होते हैं वो मास्क पहन के पोइम को क्रिएट करते हैं, यानी कि स्टेज के ऊपर। सो और इसके अलावा लिसरस जो है वो इसकी फ्रेंड की डेथ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। इसका आपको पता होना चाहिए कंटेंट और इसकी थीम, कि इसका एक फ्रेंड था एडवर्ड द किंग, उसकी डेथ हो गई थी ड्रोनिंग के थ्रू, यानी कि वो डूब के उसकी डेथ हो गई थी। और इसने जो है वो इस लिसरस पोइम के अंदर बेसिकली जितने भी बेसिकली इस पोइम की एक छोटी समरी ये है कि उसने शिकवा किया है गॉड से और उस वक्त की जो मतलब जो भी रिलीजन का एलिमेंट था उससे, कि गॉड जो है वो सेव क्यों नहीं कर सका उसके दोस्त को। सो ये एक छोटी सी पोइम है विच इज लाइक एन एलिजी। उसके बाद है मिल्टन इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटेस्ट एपिक। एपिक ये आपको पता ही है, पैराडाइज लॉस्ट है, 1667 में पब्लिश हुई थी। इसकी पब्लिशिंग डेट याद रखें। और ये कि इसके अंदर ब्लैंक वर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर इसने करवाया। इसके अलावा इसके अंदर थीम आप सब लोगों ने ये ऑलमोस्ट पढ़ी ही हुई होगी कि सैटन जो है वो उसका एक रिबेल बिहेवियर है। और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो सैटन है ही इज पोर्ट्रेड एज द हीरो, क्योंकि सैटर्न जो है वो उसकी जो ट्रिक्स हैं वो सक्सेसफुल होती हैं पैराडाइज लॉस्ट में। बट पैराडाइज रीगेन्ड इज द रिप्लाई, जिसके अंदर जो एडम है ही इज द हीरो। ओके, एक और इसका एक ट्रैजिक क्लोजेट है। क्लोजेट क्या होता है? एक ट्रैजिक ड्रामा है, सैमसन अगोनिटस विच इज अ पोएम बट इट इज मेंट टू बी परफॉर्म। इसको हम कहते हैं ट्रैजिक क्लोजेट। सो बेसिकली इसमें सैमसन जो है वो एक हीरो होता है, और वो उसका एक तरह की ट्रेजेडी दिखाई है कि उसको कोई कैद मिलती है, और उसके बाद जो है वो एंड में एक तरह से उसके विन भी वो करता है, बट वो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका आप पता होना चाहिए कि एक ट्रेजिक क्लॉजेट है, और सैमसन इग्नोरेटस जो है वो इसकी एक ट्रेजिक किस्म की एक पोइम है। देन वी हैव द लिरिक पोएट्स।
अब लिरिक पोइट्स कौन थे? लिरिक पोइट्स मिल्टन के पीरियड के अंदर थे कैवेलियर पोइट्स, ठीक है। कैवेलियर पोइट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। लिरिकल पोइट्स डेल्ट चीफली विद लव एंड वॉर, इनके कंटेंट में लव एंड वॉर आता था। और इनकी एक और प्रॉपर्टी ये थी कि जो किंग चार्ल्स द फर्स्ट था, यानी कि जिसने बिल्कुल आपके प्यूरिटन एज के स्टार्ट के जो 25 साल हैं उसमें इसने रूल किया था, तो ये उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। एंड दे वर द courtiers, इनके कोर्ट से इनका ताल्लुक था। एंड दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे वर रिफाइंड, दे वर एरिस्टोक्रेट्स। रिचर्ड लवलेस, सकलिंग, हेरिक, ये नाम है कैवेलियर पोइट्स के। इसकी ये पोइम्स, इनके नाम आप देख लीजिए। और जॉन सकलिंग जो है, ही वाज आल्सो अ कोर्टियर, इसकी भी पोइम्स के नाम आप देख लें। और हेरिक, मतलब इनके आपको पोइम्स के नाम थोड़े से माइंड में होने चाहिए, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज द थीम ऑफ देयर पोइट्री, and that they belonged to Puritan age, and that they were the followers of the king, और इनके नाम। Then we have the key events of the Puritan age, or the age of Milton. सिविल वॉर हुई थी 1642 से 51 तक ये रही थी। और उसके बाद जो है वो आपके पास दो ग्रुप्स है इसके अंदर। राउंड हेड्स जो कि रॉयलिस्ट है, यानी कि जो किंग के फेवर में थे, और इनको हम कैवेलियर्स भी कहते हैं, हमने पीछे देखा। और फर्स्ट और सेकंड जो है वो वॉर्स इस तरह से हुई थी। सेकंड की डेट ये है, वॉर अपोज द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट अगेंस्ट सपोर्टर्स ऑफ द लॉन्ग पार्लियामेंट। और थर्ड जो आपकी सिविल वॉर है उसकी 49 से 51 तक। तो प्यूरिटन एज जो है, इट वाज रियली एन एज जिसके अंदर थिएटर्स भी क्लोज हो गए हैं और 3 वॉर्स कंसेक्यूटिव हुई हैं। और एक और चीज जो आगे अभी आएगी हमें पढ़ेंगे, ये रहा ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो बेसिकली वो बंदा था जिसने इंग्लैंड को कोशिश की थी कन्वर्ट करने की एक कॉमनवेल्थ में, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इंग्लैंड को इसने कॉमनवेल्थ बनाया था। इंग्लैंड के अंदर पहले इंग्लैंड था, इसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को इंग्लैंड का, मतलब ब्रिटेन का पार्ट बनाया था। ब्रिटेन के अंदर इस वक्त 4 स्टेट्स हैं, वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड है। सो उससे पहले इंग्लैंड के अंदर जो जो क्वीन हुआ करती थी, शी वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो किंग जो हुआ करता था वो किंग था इंग्लैंड का। बट इसने किया क्या कि इसने मोनार्की को तोड़ा। इसने कहा कि लेट्स मेक इंग्लैंड अ कॉमनवेल्थ, के हर एक स्टेट जो है उसका अपना अपना एक हो, और मोनार्की जो है उसको हम खत्म करते हैं, रूल ऑफ वन मैन को हम खत्म करते हैं। बट ये कामयाब नहीं हो सका था, वो एक अलग स्टोरी है। बट इसकी जो डेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लोजर ऑफ थिएटर 42 में हुआ था, 49 में चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गया था, 53 में ओलिवर क्रॉमवेल जो है, इसको लैंड प्रोटेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि रूलर ऑफ इंग्लैंड, 58 में इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद 1660 की जो डेट है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ येट अनदर पीरियड ऑफ मोनार्की, यानी कि मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई थी कॉमनवेल्थ से, दोबारा से मोनार्कियल स्टेट बन गया था इंग्लैंड। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं द रिस्टोरेशन, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है। सो 1660 जो है वो एन मार्शल पहली वुमेन। इसके रेस्टोरेशन के बारे में भी आप रेस्टोरेशन को ऐसे समझें जैसे कि रिनाइसेंस था। जैसे कि मिडिल एज और डार्क एज के बाद रिनाइसेंस आया और लोगों को एक रिलीफ मिला हर एक एरिया ऑफ फील्ड में, चाहे वो साइंस थी या राइटिंग थी या उनके अपना फ्रीडम था। इसी तरह से रेस्टोरेशन एरा में भी प्यूरिटन एज के बाद एक रिलीफ मिलता है लोगों को, ठीक है। सो जब रिलीफ मिला तो फिर जो फीमेल एक्टर्स थी उन्होंने भी स्टेज पे आना शुरू किया, तो शी इज द फर्स्ट फीमेल एक्टर टू बी ऑन द स्टेज। इसके अलावा एक रिवोल्यूशन आया था 1660 के अंदर, थिएटर्स भी ओपन हो गए थे। रिवोल्यूशन आया जिसको हम कहते हैं ब्लडलेस रिवोल्यूशन, क्योंकि एक भी बंदे की डेथ नहीं हुई थी ऑन रिकॉर्ड। और ये हुआ इसमें ये था कि जेम्स सेकंड जो था उसको हटा दिया गया था, और डॉटर ऑफ मैरी द सेकंड एंड देयर हस्बैंड विलियम द थर्ड ने ये रेवोल्यूशन करवाया था। सो इसको इसका विलियम द थर्ड का आपको नाम याद होना चाहिए, इसको विलियम द ऑरेंज भी कहते हैं। और ये ऑरेंज रेवोल्यूशन जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से कहा जाता है। 1629 के अंदर मिल्टन की नेटिविटी ऑट लिखी गई थी, और 31 में 33 मिल्टन एलेग्रो पेंसारो एंड 37 मिल्टन लेसरस। बट मिल्टन की जो पोइम्स है उनमें ये वाले नाम आपको नाम याद ना भी हो तो चल जाएगा काम, बट इसकी पैराडाइस लॉस्ट, पैराडाइस रीगेन, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और उसको जो पैम्फलेट था वो भी। इसके अलावा उसकी जो पोइम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपकी जो उसने एलिजी लिखी थी फॉर ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड द किंग लेसरस। इसके अलावा एक और चीज जो कि स्टार्ट होती है रेस्टोरेशन में वो है पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट का जो टाइटल है
ये अवार्ड मिलना शुरू हुआ था रेस्टोरेशन एरा के अंदर, और पहला पोइट लॉरेट था जॉन ड्राइडन। इस एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे प्यूरिटन एज में आपका मिल्टन है, उसी तरह से एज ऑफ रेस्टोरेशन के अंदर ड्राइडन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ड्राइडन जो है, इसने पोएम्स भी लिखी हैं, इसने प्लेस भी लिखी हैं। ही वाज द आर्टिस्ट ऑफ बोथ दीज जॉनर्स। सो एज ऑफ रेस्टोरेशन के अंदर ज्यादा जो पॉपुलर थे वो ड्रामास थे, और ड्रामास भी वो जिनके अंदर क्रिटिसिज्म था बहुत ज्यादा, यानी कि सोशल क्रिटिसिज्म। रेस्टोरेशन एरा इसके अंदर एज ऑफ ड्राइडन है, और इट वाज कॉल्ड द रिस्टोरेशन बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। ये फिर वही बात हो गई। इसके अलावा इसके अंदर जर्नलिज्म का बिल्कुल स्टार्ट हमें नजर आता है, नॉवल का स्टार्ट नजर आता है, जिसने अभी अपनी पीक के ऊपर जाना है इन द नेक्स्ट सेंचुरी। और थिएटर्स प्ले राइट जो है इसके अंदर वो ये वाले थे। एप्रा बेन है, ये एक फीमेल प्ले राइट थी। जॉन ड्राइडन है, और ये विलियम कॉन्ग्रीव जो है, ये भी एक कॉमेडी वाले प्लेस लिखा करता था। और विलियम विकर्ले सोशल बिहेवियर, सोशल मैनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा जाता था, यानी कि क्रिटिसिज्म, वही वाली बात कि सोशल क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था इस एज के अंदर स्टार्ट। ओके, देन वी हैव द 18th century, which is also called the age of enlightenment, or the age of reason, or the age of rise of novel. So इसके बहुत सारे नाम हैं, और इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉनरा है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। एक्चुअली एज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इसको कभी कभी कहते हैं। सो राइज ऑफ नॉवल जो है वो इसमें था, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम इसके अंदर सबसे टॉप पे है क्रिटिक्स के अंदर। और इसने शेक्सपियर के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया था, ड्राइडन के ऊपर भी किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री भी थी, बट इट वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट। इसके अंदर अलेक्जेंडर पॉप सबसे इम्पोर्टेंट पोइट है। सो क्रिटिसिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर आपके पास रीजन है, रैशनैलिटी है। लोगों ने अब क्लासिकल जो वैल्यूज हैं उनको छोड़ दिया, और उन्होंने रीजन और रैशनैलिटी के ऊपर लिखना शुरू किया, और इसीलिए क्रिटिसिज्म जो है इट केम टू सरफेस। और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रीजन के ऊपर बात हुई। ऑथर्स इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम नॉवल की बात करें तो नॉवल भी थोड़ा बहुत था। डैनियल डेफो जो है, रॉबिन्सन क्रूजो, इससे कभी कभी कहा जाता है कि ये फर्स्ट प्रॉपर नॉवल था इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। ऑल्दो पेमिला जो है रिचर्डसन का, उसको भी कहा जाता है वो इससे बहुत पहले पब्लिश हुआ, बट डैनियल डेफो को ये भी कहते हैं कि ही वाज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट क्रिटिक जो हैं उन्होंने अपनी डिफरेंट व्यूज दिए हैं रिगार्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। बट डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूजो की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से इसको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसके अलावा जॉनथन स्विफ्ट है, सैमुअल रिचर्डसन है, इसने पैमेला लिखा था। और अलेक्जेंडर पॉप जो है, द रेप ऑफ फ्लॉक, इसकी एक पोइम है। अलेक्जेंडर पॉप की जो पोइम है इसके अंदर बहुत ही शदीद क्रिटिसिज्म है जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके टाइम। वैसे तो जो आपकी रॉबिन्सन क्रूजो है उसके अंदर भी है, बट इसमें बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म है जो अपर क्लास के लोग हैं उनके बिहेवियर्स का। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑन एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, यानी कि एक्चुअली एक स्टोरी है बेलिंडा की, ठीक है। एक लड़की है बेलिंडा जिसको किसी पार्टी में जाना है। शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, शी प्रिपेयर्स हरसेल्फ, और उसके बाद वो जाती है। और उस पार्टी में जो क्लाइमैक्स आता है वो ये आता है कि उसके बालों का एक लॉक, यानी कि एक लट जो है वो कोई काट देता है। सो पॉप ये कहना चाहता है कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स भी इतने ही वियर्ड हैं, और उनके जो फाइट्स और वॉर्स हैं वो भी इतनी ही वियर्ड बातों के ऊपर होती हैं, जैसा कि द रेप ऑफ द लॉक, व्हिच मींस द कटिंग ऑफ द लॉक। सो ये एक पोएम थी क्रिटिसिज्म के ऊपर। इसके अलावा और जॉनर्स जो हैं वो इसके अंदर पीरियोडिकल्स और जो जर्नल्स हैं ये स्टार्ट होना शुरू हुए थे, यानी कि प्रोज राइटिंग के अंदर ही आ जाते हैं क्रिटिसिज्म भी और पीरियोडिकल्स भी। सो जो एडिसन और स्टील हैं, इन दो के नाम सबसे टॉप पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू द जर्नल्स या पीरियोडिकल्स, यानी कि जो मैगजीन्स होते हैं ये उन्हीं की टाइप्स हैं, पीरियोडिकल्स और जर्नल्स। सो टैटलर और स्पेक्टेटर जो हैं ये इनिशियल आपके पीरियोडिकल्स थे। इसके अलावा इनके अंदर टॉपिक जो डिस्कस होते थे, लिटरेचर भी होता था, पॉलिटिक्स भी थी, सोसाइटी भी थी, और मैनर्स ऑफ द अपर क्लास भी थे। उसके अलावा आपके पास आता है गॉथिक नॉवल, ये भी इसी एज में स्टार्ट हुआ है।
और जो फर्स्ट एवर गॉथिक नॉवल पॉपुलर है वो है होरास का वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रांटो। इसके अलावा जो आपके राइटर्स हैं उनमें आ जाता है गॉथिक राइटर्स में एन रेडक्लिफ। क्रिटिसिज्म पे बात करें तो सैमुअल जॉनसन जो है इसका नाम सबसे टॉप पे है। ही वाज नॉट ओनली अ क्रिटिक बट आल्सो एन एसेइस्ट एंड अ प्लेराइट एंड अ पोएट। और वैल्यूड कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है इस एज की। स्ट्रक्चर्स आर वेल ऑर्डर, कंटेंट इज एक्यूरेट एंड बिलीवेबल, कैरेक्टर्स आर कंजर्वेटिव एंड कंट्रोल्ड। these are the properties of this age। और कैरेक्टर्स क्यों थे कंजर्वेटिव कंट्रोल? अब ये सवाल आएगा कि अगर तो एज ऑफ रीजन है और एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी है तो फिर कंजर्वेटिव क्यों है? अगर हम देखें द रेप ऑफ लॉक में तो बेलिंडा का कैरेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव है और कंट्रोल्ड है, क्योंकि फ्रॉम द कंजर्वेटिव एंड कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स द राइटर्स आर ट्राइंग टू शो द रियल फेस ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स, द रियल the ugly side or the lawful side of the society। तो वो अपर क्लास को क्रिटिक करने के लिए इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो बनाए जाते थे।